आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का। और आज हो सके तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा टर्म 2 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट में फ़ोन साइलेंट कर दूँ। फिर इसके बाद हमारा टर्म 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली ये बात है। तो आज शायद हो सके लास्ट लेक्चर हो बायोलॉजी का टर्म 2 का। फिर उसके बाद वन शॉट्स में निकालता रहूँगा और साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। तो चलो हम लोग अपने पीडीएफ पे आते हैं। 1 मिनट रुकना तुम लोग। ये रहा हमारा पीडीएफ और ये रहा मेरा चेहरा। तो कल हमने कहाँ तक ख़त्म किया था? यहाँ तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अर्थात कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो क्यों हम ज़रूरत क्या पड़ती है कंजर्व करने की? तो वही एनसीईआरटी ने यहाँ बताया है। तो पहली ज़रूरत हमें क्या पड़ती है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी की? तो एक नैरो यूटिलाइजेशंस, ये क्या होता है, और एक ब्रॉड यूटिलाइजेशंस क्या होते हैं, और एक एथिकल यूटिलाइजेशन, अर्थात कि कोई मोरल चीज़, किसी चीज़ का कोई मोरल होता है ना। किसी चीज़ को हम ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ये तुम लोग जानते होगे कि जैसे कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बताया था एथिकल इश्यूज़ में कि किसी चीज़ का हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, अर्थात कि किसी चीज़ का हम मोरल को, यानी कि किसी चीज़ का हम ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। उससे हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड फॉर्म में, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि एक मतलब ऐसे फॉर्म में हमें यूज़ करना है जिससे उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हम एक एक करके ये समझते हैं कि आखिर ये नैरो यूटिलाइजेशन होता क्या है। देख भाई, नैरो मतलब क्या होता है कि पतला, या फिर तुम एक चीज़ सुने होगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। आखिर ये नैरो माइंडेड होता क्या है? तो जैसे होता है ना कि मान लो कि तुम्हारी बहन है, वो कहीं बाहर घूमने गई, ठीक है, तो तुम उसको बोलोगे कि कहाँ हो, फ़ोन किए बाय द वे, तुम बोलोगे कहाँ हो, तो वो बोलेगी कि 1 मिनट रुकना, फील देने के लिए फ़ोन ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो मान लो मैंने फ़ोन किया अपनी बहन को, मैंने बोला कि कहाँ हो, तो वो बोली कि मैं आई हूँ कोचिंग। तो क्या, फिर वो बोली कि मैं आई हूँ कोचिंग। तो उसके बाद क्या होगा, तो मैं अगर उससे सवाल पूछा किसके साथ हो, क्यों कोचिंग गई हो, क्या काम है, ये सब कैसे लोग करते हैं? नैरो माइंडेड। और अगर कोई ब्रॉड माइंडेड होगा, यानी कि कोई खुले दिमाग का होगा, तो बोलेगा कहाँ हो, कोचिंग में हो, चलो ठीक है, कब तक आ जाओगी, इतने टाइम पर आ जाओगी, ठीक है, बात खत्म, फ़ोन कट गया और मैंने रख दिया फ़ोन। तो उसी तरह की ये नैरो यूटिलाइजेशन, अर्थात कि कोई नैरो चीज़ का हम यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमें डायरेक्टली दिखता हो। देखो नैरो वाला तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा, लेकिन ब्रॉड वाला ना हमें सोचना पड़ेगा। अभी इसका एग्जांपल जब दूंगा ना तुमको तो और क्लियर होगा। बस अभी इतना समझो कि नैरो माइंडेड लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज कर देते हैं, मतलब कि जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं हम उसका डायरेक्टली यूटिलाइजेशन दिखता है। कि जैसे कि मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक तरीके का नैरो यूटिलाइजेशन हुआ। डायरेक्टली तुमको दिख रहा है, कोई मुझको देखेगा फ़ोन चलाते हुए तो ये समझ जाएगा कि मैं भैया मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो नैरो यूटिलाइजेशन हो गया। और अगर मैं मोबाइल से किसी चीज़ का बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मोबाइल से, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड ट्रांजेक्शन। और उस ट्रांजेक्शन का अगर मैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा हूँ, उसको लिमिटेड फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ उस रिसोर्स को, तो वो हमारे एथिकल यूटिलाइजेशंस में आ जाएंगे। अब भैया नैरो यूटिलाइजेशन, अर्थात कि किसी भी चीज़ का हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो डायरेक्टली तुम बाहर वाले को दिख रहा है। तो क्या क्या, फूड, अबे कॉमन सेंस लगा भैया, बायोडाइवर्सिटी में फूड भी आएंगे, तो फूड हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना, क्या हम छुपा के यूज़ करते हैं? नहीं। दूसरा फायरवुड, आग जलाते हैं, तो वह क्या किसी चीज़ छुपा के हमको आग जलाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? तीसरा फाइबर्स, जो हम रस्सी वस्सी बनाते हैं, या फिर कॉटन्स बोल लो, कॉटन प्लांट बोल लो, या फिर जूट प्रोडक्ट बोल लो, या फिर कॉटन कोर बोल लो। तीसरा, हम किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बनाते हैं। अरे मेरे भाई, तुम घर बनाते हो, कोई भी मटेरियल उसमें लगाओगे तो क्या छुपा के लगाते हो? नहीं लगाते हो। या फिर बोल लो टेंडिन, ये क्या होता है, एक तरह का ड्रग्स होता है टेनिन्स। और ये क्या होता है, लुब्रिकेंट, ऑयल डालते हो कहीं पे तो क्या किसी छुपा के डालते हो कि हमारी बाइक में ऑयल नहीं डलता या कार में ऑयल नहीं डलता। या फिर तुम बोल लो डाइस, बोल लो, क्या डाइस छुपा के लगाते हो? अबे बूढ़े हो जाओगे तो डाइस लगाओगे, वो डायरेक्टली दिखेगा लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो ब्रॉड रेंज होगा, नैरो माइंडेड होगा, अर्थात कि वो तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा। और क्या है, रेसिन है,
या फिर तुम ये बोल लो परफ्यूम है, परफ्यूम लगाओगे, अगर परफ्यूम क्यों लगाते हो, ताकि स्मेल करे, तुम्हारी बॉडी महके, तो वो क्या किसी से छुपा दोगे क्या, तुम नहीं छुपा पाओगे, तो वो क्या हुआ एक तरीके का, कौन सा एग्जाम्पल हुआ ये सब, ज़रा बताना मेरे को। नैरो की ब्रॉड, तो नैरो हुआ, ये इतना बात समझ में आए। अब हम आते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग करेंटली, अर्थात कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कि लगभग 25 मेडिसिन या फिर बोल लो ड्रग्स हमने 2500 स्पीसीज ऑफ प्लांट से बनाया है। तो एक चीज़ बताओ, कोई दवा है, ठीक है, कोई दवा हुआ, तो तुम उस दवा को बना रहे हो, ठीक है, तो वो दवा जब तुम बनाओगे, क्या ये तुम छुपा पाओगे कि वो दवा किससे बनी है? अबे कॉमन सेंस, उस पर कंपोजिशन नहीं लिखा रहेगा कि इट इज़ डेराइव फ्रॉम प्लांट ड्रग या फिर एनिमल ड्रग या फिर कुछ ड्रग हुआ, तो उस पर कंपोजिशन में उसके लिखा रहेगा कि प्लांट ड्रग से बना, तो क्या ये छुपा पाओगे? नहीं छुपा पाओगे, अर्थात कि ये तुम्हें सामने सामने दिखा रहेगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि कंपोजिशन ऑफ प्लांट ड्रग, अर्थात कि वो तुम क्लियर बता रहे हो, या ड्रग बोल लो, हाँ, तो वो तुम्हें साफ साफ दिखा रहेगा, उस पर कंपोजिशन पे लिखा रहेगा कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम प्लांट ड्रग, तो वो क्या छुपाने वाली चीज़ है? नहीं छुपाने वाली चीज़ है, और वो तुम्हें पता चल जा रहा है, ईजिली पता चल जा रहा है, मतलब कि कोई बंदा उसको देख रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि वो भैया वहाँ तक उसकी सोच नहीं पहुँच पा रही। ये लोग कभी काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं, अर्थात कि ये लोग वहाँ तक सोच डायरेक्टली देख लेते हैं, ये लोग की सोच ना बड़ी नहीं रहती। तो ब्रॉड सोर्स क्या होता है वो ज़रा देखना आप, ब्रॉड यूटिलाइजेशन। देख भाई, यहाँ पे तो रिसोर्स का हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, अर्थात कि वो रिसोर्स का जब हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे तो वो सबको दिख रहा था, लेकिन ब्रॉड रेंज वालों का कैसे क्या होता है ज़रा ये भी समझ लेते हैं। देख भाई, जब कोई हनी बी पॉलिनेशन करवाने आएगी, यहाँ पे देख लो, हनी बी पॉलिनेशन करवाने आई, ठीक है, तो जब हनी बी पॉलिनेशन करवाने आएगी तो क्या कोई सोच सकता है कि हनी बी पॉलिनेशन करवाती होगी? अबे पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो घंटा सोच पाएगा, क्यों? क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि शहद रहती है तो वो क्या करती है, इनसे जूस लेती है, वही लेती है, वही शहद बनाती है। कोई ये नहीं सोचेगा कि भाई वो क्या कहते हैं, ब्रॉड रेंज है, ये काफ़ी दूर तक सोचते हैं। कोई ऐसा सोचता है कि मधुमक्खी आएगी भैया, उसका पॉलिनेशन करवाएगी, उसकी प्रोजनी आगे बढ़ाएगी, ये कोई नहीं सोचता। अर्थात ये किसका एग्जाम्पल है? ब्रॉड यूटिलाइजेशन का। क्या क्या एग्जाम्पल है? पॉलिनेशन। दूसरा ब्रॉड यूटिलाइजेशन का क्या है कि मान लो ये है हमारी आबादियाँ, ये भैया हमें क्या क्या काम करती है? पहला तो हमें सन से प्रोटेक्ट करती है और हमारी बायोडाइवर्सिटी बढ़ाती है, अर्थात कि बहुत लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सब कोई नहीं सोचेगा, सब सोचेंगे भैया ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये डायरेक्ट, ये नैरो माइंडेड सोच है, कोई उसके डीप में नहीं जाएगा कि भाई ये हमें क्या हमारे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है या फिर बोलो शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है, ये सब कोई नहीं ध्यान देता। अब एक चीज़ और, ये हमारा किस में आएगा? ब्रॉड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रॉड यूटिलाइजेशन में। ऑक्सीजन जो है भैया 2.75 लीटर कितने की मिलती है? 6500 की। और यही कोरोना टाइम हो तो एक जीरो और लगा दो, अर्थात कि यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारी ऑक्सीजन है, हम तो ऐसे ऑक्सीजन तो फ्री में ले रहे हैं ना भैया, ऑक्सीजन का पैसा देते हो क्या तुम लोग? नहीं, ऑक्सीजन का पैसा नहीं देते हो, तो ऑक्सीजन भी कोई बेच सकता है कोरोना टाइम में। तो सोचो, ये ब्रॉड माइंडेड लोग सोच सकते हैं, नैरो माइंडेड नहीं सोचेंगे। नैरो माइंडेड ऑक्सीजन का धंधा करेंगे, तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ यार, कोई ऑक्सीजन का धंधा करते हुए ज़्यादा लोगों को देखे हो? नहीं देखे हो। तो ये सब कौन सोच सकता है? ब्रॉड माइंडेड लोग सोच सकते हैं। और कहा ऐसा जाता है ना कि एक दिन में हम 13 लाख की ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सोच भाई, 13 लाख ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बिकने लगे ना तो तुम 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। सोचो एक दिन में 13 लाख, और कितना दिन तुम जी चुके होगे, ज़रा कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट कर देना। और ये क्या है? ये देखो आबादियाँ हैं, यहाँ पे फूल इतनी ज़्यादा है, ये हरियाली है, ये भैया कौन लोग सोच सकते हैं? ब्रॉड माइंडेड लोग सोच सकते हैं। ये भैया है बुलबुल, बुलबुल गाना गाती है, लोग सोचेंगे, नैरो माइंडेड लोग सोचेंगे ये चिल्ला रही है क्या, पगला रही है बे। लेकिन बुलबुल क्या करती है भैया? गाना गाती है। क्यों गाना गाती है बुलबुल? काहे गाना गाती है? मैंने ओरिजिनल पॉपुलेशन बताया था कि जब उसको क्वाइटस करना रहता है या कॉपुलेशन करना रहता है या अपने मेल वाले को बुलाना रहता है फॉर रिप्रोडक्शन, तो क्या करती है? वो गाना गाती है मॉर्निंग में। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमारा हो गया कि हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कैन वी पुट अ ट्रैक प्राइस ऑन सच अ थिंग? क्या हम इन चीज़ों पे ट्रैक प्राइस लगा सकते हैं? अबे ऑक्सीजन पे तुम प्राइस लगा रहे हो, सोचो अगर ऑक्सीजन बिकने लगे तो तुम ले पाओगे? अबे सोचो तुम भैया, 3
लाख लगता है एक दिन के ऑक्सीजन पे, इतना ऑक्सीजन तुम खरीद पाओगे? तो क्या इसका आंसर रहेगा? नो रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है इस फिगर से? इस फिगर से बस इतना दिखा रहा है कि हमारे जो पूरा अर्थ है उस पर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुपीरियर किसको माना गया? हम लोगों को, ह्यूमंस को। क्यों माना गया? क्योंकि भैया हमारा जो ब्रेन है वो इन लोगों से ज़्यादा डेवलप्ड है, अर्थात कि हमने इनको डोमिनेट करके रख दिया। लेकिन क्या इसका मतलब ये एथिकल इशू के बारे में हो रहा है बात? तो क्या इसका मतलब हम इन लोग को ज़्यादा मतलब सताएं या फिर ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करें इन लोगों का? नहीं, हम इन लोगों का क्या करेंगे? हम इन लोगों को, देखो भैया, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो इन लोग को मार दें या फिर कुछ और कर दें। ये लोग भी भाई लिविंग थिंग्स हैं, इन लोग को भी जीने का हक है। लेकिन हम इन लोगों को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, या फिर तुम जनरली बोल लो कि हम इन लोगों को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकते, भले ही हम चाहे जितने डेवलप्ड हो। देखो, दोहन करना गलत है, दोहन करना सही है, लेकिन अति दोहन करना नहीं सही है। मतलब क्या है? अब तुम बोलोगे तो क्या मैं मुर्गा खाना बंद कर दूं या फिर बकरी खाना? अरे नहीं भाई, उसका दोहन करो, लेकिन अति दोहन यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन मत करो किसी भी चीज़ का। तुम ओवर एक्सप्लॉइटेशन मत करो, एक्सप्लॉइटेशन करो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगा? तहस महस हो जाएगा। अब हमारा ये नया टॉपिक है और ये काफ़ी लास्ट टॉपिक है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसमें देखो दो तरीके होते हैं, एक इन सीटू और एक क्या होते हैं, एक क्या है भैया, एक हमारे हैं एक्स सीटू हैं। ये सब फर्जी चीज़ें हैं। यह एक है क्या है, एक्स सीटू। तो सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे? इन सीटू पे, फिर उसके बाद एक्स सीटू पे करेंगे। ये तो हमारा चलो समरी उमरी था ये सब। चलो सबसे पहले इन सीटू पे आते हैं, ठीक है। तो इन सीटू क्या होता है? देखो भैया, इन मतलब अंदर, ठीक है, तुमको अच्छे समझा। इन मतलब अंदर, तो अंदर कोई चीज़ आ रही है। सीटू मतलब क्या होता है पता है? यहाँ पे सीटू मतलब होता है सिचुएशन, अर्थात हम कैसे बचाते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को, वो बता रहा है। देखो भैया, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाते हैं? अगर मान लो कोई शेर हुआ, ठीक है, वो शेर, अच्छा शेर का छोड़ो, पहले हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे फीवर हुआ, ठीक है, तो फीवर पे क्या हम हॉस्पिटल एडमिट होते हैं जनरली? अबे नहीं होते, कॉमन सेंस लगा मेरे भाई, ये यहीं पर रहता हूँ। तो हम लोग जनरली एडमिट नहीं होते हैं। तो फीवर में क्या होता है? डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है, हम उस डॉक्टर हमको दवाई देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, हम वही दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। क्या हम डॉक्टर बस ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर चला हम मैं हॉस्पिटल में एडमिट कर दा, बोलते हैं क्या? लेकिन अगर हार्ट अटैक आ रहा है तुमको, तो क्या डॉक्टर घर पे आके ट्रीटमेंट करेगा या तुमको डॉक्टर के पास जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या फिर एम्बुलेंस आएगी तुमको लेके जाएगी हॉस्पिटल? है कि नहीं भैया? अगर हार्ट अटैक आए तो भैया इन सिचुएशन में क्या होता है ना कि जो हमारी लाइफ होती है उसको कम हार्म रहता है, लेकिन एक्स में हमारी लाइफ को ज़्यादा हार्म रहता है, ज़्यादा दिक्कत होती है। तभी उसको कहाँ ले जाते हैं हम बोल दो गार्डन में ले जाते हैं। गार्डन मतलब वो वाला गार्डन नहीं भैया, मतलब कि एनिमल केयरिंग सेंटर में ले जाते हैं, वहाँ सब ले जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अर्थात कि हॉस्पिटल वो बोल लो। तो इन मतलब इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या करते हैं हम, जरा ये समझ। मान लो कोई टाइगर हुआ, टाइगर श्रॉफ की बात नहीं कर रहा, टाइगर हुआ, इसको भैया चोट लग गई, या फिर तुम ये बोल लो कि एक जो तुम लोगों ने देखा होगा एक एनिमल होता है उसके स्पाइन लगे रहते हैं, तो उस एनिमल से क्या हुआ, टाइगर को लग गया, तो उस पर भैया थोड़ा खून बह गया। तो वहाँ पे क्या आते हैं वहाँ पे भैया वो जो इंस्पेक्शन नहीं करते फॉरेस्ट का, तो वो लोग अगर आए देखें टाइगर को मतलब कुछ हार्म है या फिर उसको चोट लगी है, तो उसको इंजेक्शन देंगे खर्चे से, गोली से मार के, तो इंजेक्शन देंगे। फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसका वहीं पे उसी के एरिया में, यानी कि तुम्हारे एरिया में कोई आके तुम्हारा ट्रीटमेंट करे, उसी को क्या कहते हैं, इन सिचू कंजर्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है जरा हम ये समझ लेते हैं। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट इज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। और कहा ऐसा जाता है ना, द अप्रोच इज कॉल्ड इन दिस सिटू ऑन साइड, मतलब अंदर क्या हो, कंजर्वेशन हो, मतलब कि उसके एरिया में, उस फॉरेस्ट में हम आके क्या करें, उसको कंजर्व करें, उसको बचाएं, उसी को क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये ससुर हैं
चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को ऐसे बचाओ, ऐसे बचाओ, ये तरीके से बचाओ, ये तरीके से बचाओ, वरना क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा बायोडाइवर्सिटी डिसमिस हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हॉट स्पॉट। देख भैया, ये हॉट स्पॉट वो वाला नहीं है जो तुम फ़ोन में यूज़ करते हो, या फिर एक गर्म जगह नहीं है। हॉट स्पॉट मतलब क्या होता है, मेरी सरल भाषा में समझो और बहुत ही आसानी समझो। हॉट स्पॉट ऐसी जगह होती है, एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, थोड़ा बायोलॉजिकल लैंग्वेज यूज करो, एक बायो जियोग्राफिकल रीजन होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और साथ में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर स्पीसीज पाया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाएगा। समझ में, एक पर्टिकुलर स्पीसीज पाया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाएगा, और उसको क्या कहते हैं, एंडेमिज्म। यहाँ पे लिखा होगा स्पेलिंग, एंडेमिज्म। यहाँ पे क्या हॉट स्पॉट का क्या खासियत है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और साथ में यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाएगी जो कहीं पे नहीं पाई जाएगी, और उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ये याद रख लेना कि 25 डाइवर्सिटी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 25 ऐसी जगह है जहाँ पे हॉटस्पॉट पाया गया था, लेकिन आज करेंट टाइम में 34 हॉटस्पॉट जगह है, मतलब कि 34 जगह ऐसी है जहाँ पे इंडमिज्म है। इंडमिज्म मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जहाँ जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, अगर वहाँ से ख़त्म तो सब जगह से ख़त्म, और वहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पहले कितना था, इनिशियल में 25 था, लेकिन आज कितना है, 25 में 9 जोड़ देंगे तो भैया कितना हो गया, ज़रा बताना मेरे को, 34 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंडिया में बात कर रहे हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ भैया हॉटस्पॉट है, तो 3 जगह है। कौन कौन जगह है, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। एक तो तुम्हारा देखो भैया वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यही होगा। दूसरा कौन सा, ये हिमालयाज़ वाला है। 3 जगह है हॉटस्पॉट इंडिया में। चौथा कौन सा, ये इंडो बुर्मा रीजन है। इंडो बुर्मा रीजन, यहाँ पे गलती से श्रीलंका शायद लिख गया है, तो तुम श्रीलंका को भी ले लेना, शायद श्रीलंका भी हॉटस्पॉट में आता है, लेकिन वो इंडिया में पार्ट नहीं। वो इंडिया में कितने होंगे, 3। पहला हिमालयाज़, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा इंडो बर्मा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये तुम याद कर लेना, हिमालयाज़ हो गया, इंडो बर्मा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, और सेंडलैंड हो गया। ये भैया श्रीलंका होगा जो यहाँ पे होगा, ये देखो। समझ में आ गया इतनी बात। तो चलो, इतना 3 चीज़ क्लियर हो गए। इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, ज़रा मेरे को एक बार फिर से बताना है। इंडिया में कितने हैं भैया, बोलो। इंडिया में कितने, 3 हैं। कौन कौन से, इंडो बर्मा, और कौन से, हिमालयाज़, और कौन से, वेस्टर्न घाट। और पूरी डाइवर्सिटी इनिशियल स्टेट में कितनी थी, 25 हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 25 थी, फिर बाद में 9 इंक्रीज़ हो गई, अर्थात कि 34 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब तुम्हारा जो लाल लाल दिख रहा है ना तुमको, ये सब क्या है, हॉटस्पॉट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन आज लीगली प्रोटेक्टेड बाय द बायोस्फीयर रिजर्व नेचुरल पार्क एंड सेंचुरी। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जिस रीजन में ज़्यादा है, उसको क्या मतलब, बायोडाइवर्सिटी में सिंपली समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा क्या है, यूनिक है। उस जगह को यूनिक है तो उसको क्या करते हैं, हम लीगली प्रोटेक्ट करते हैं एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। उसको हम बचा के रखते हैं किस फॉर्म में, बायोस्फीयर के फॉर्म में, जिससे हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऐसा क्या बोलते हैं, एक नेचुरल पार्क देते हैं या फिर सेंचुरी देते हैं, जिससे क्या कर सकें, वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो इकोनॉमिकली यूनिक है उसको हम शेल्टर प्रोवाइड कर दें। इतनी बात समझ आ गई। इंडिया नाउ है 14 बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का ऐसा गोला जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, और इंडिया के पास याद रखना 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जहाँ पे भैया बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, जहाँ पे भैया इकोलॉजिकली यूनिक हो वो जगह, और साथ में क्या हो, और साथ में क्या हो, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन हो, उसी को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अबे बायोस्फीयर ऐसा गोल है जहाँ पे लाइफ फॉर्म हो, तो लाइफ वहीं पे फॉर्म होगी ना जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, और क्या होगा, यूनिक हैबिटाट होगा, अर्थात कि इकोलॉजिकली यूनिक होगा। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इतनी बात समझ आ गई। और 90 नेशनल पार्क हैं इंडिया में। ये भैया ये थोड़ा इमेज थोड़ा इग्नोर कर देना तुम लोग। और ये विराट कोहली भाई साहब हैं, थोड़ा सल्यूट कर दें। कितना, 448
मेरे साथ बोलो, 4 4 8 है। और भैया कितने पूरे क्या हैं? 14 क्या है भैया? बोलो बोलो, 14 क्या है? भूल गए चचा? 14 बायोस्फीयर रिजर्व है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं एग्ज मतलब। एग्ज मतलब क्या होता है? बाहर। सिचू मतलब क्या होता है? सिचुएशन या ऑन साइट। तो अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसको हम क्या करेंगे? जियोलॉजिकल पार्क में भेजेंगे। ठीक है भैया, ये हमारा जो जियोलॉजिकल पार्क, अर्थात कि कोई एनिमल को बहुत ज़्यादा हार्म हो गया या वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, तो हम क्या करेंगे? उसको जियोलॉजिकल पार्क में भेज देंगे ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, और या फिर उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। अगर कोई, जैसे कि मैंने हार्ट अटैक का एग्जांपल दिया, उसको बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई किसी एनिमल को, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे? जूलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे और क्या करेंगे? वहीं पे छोड़ देंगे। या फिर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने पे है तो उसको हम क्या ले जाएंगे? नेचुरल पार्क या फिर जूलॉजिकल पार्क में रख देंगे, जिससे वो स्पीसीज बची रहेगी। और ये भैया बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पे भैया वही सब प्लांट पौधे वौधे दिखाए जाते हैं। तुमने पढ़ा होगा 11th में। ये तुम्हारा बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के भैया तुम्हारे प्लांट रहते हैं। अब ये भैया वाइल्ड लाइफ सफारी है, जहाँ पे भैया सब लोग जाते हैं, घूमते हैं और क्या देखते हैं? टाइगर, चीता बीता देखते हैं। और ये सब देखो फर्जी चीज़ है। ये सब देखो कम्युनिटी है जो कि अवेयर कर रही है पब्लिक को कि कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकें। और ये तुम्हारा समरी है, ये तुम लोग खुद पढ़ोगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। और चलो, हमारा बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सअप कर देना। ये मेरा नंबर है 9670742561। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक कॉलिंग भी नंबर है। कॉल ना लगे तो व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक बाद में कर दूंगा, या फिर व्हाट्सअप करना तो मैं कॉल बैक कर दूंगा तुम लोगों को। तो चलिए, आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अब शायद 1-2 दिन में क्लास ना करूँ, थोड़ा रिलैक्स करूँगा और अपना स्कूल का कवर करूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसी जोश के साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चल भाई, चलता हूँ।